कांग्रेस पर हमलावर हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा कांग्रेस की विभाजनकारी सोच एक बार फिर उजागर। राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा ने आज कांग्रेस के मंसूबों को जनता के सामने रखा। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हिडन एजेंडे को किया उजागर। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजनकारी रही। उत्तराखंड पहुंची मंगलसूत्र पर सियासत। कांग्रेस के पौड़ी प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा के 10 सालों के कार्यकाल में सोने की कीमत 75,000 तोला। तो भाजपा प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को सही समय पर किया आगाह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 22 और 24 सत्र के 99 भारतीय वन सेवा पर्यवेक्षार्थी हुए पास आउट। राष्ट्रपति बोले, ऑफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग वनों के संरक्षण में हो। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एम्स ऋषिकेश का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जहां समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टॉपर छात्र छात्राओं को मेडल दिए। दीक्षांत समारोह में 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक दिए गए। दीक्षांत समारोह में कुल 598 छात्र छात्राओं को उपाधि वितरित की गई। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में भी शामिल हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के भारतीय वन सेवा पर्यवेक्षार्थियों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं। FRI के परिसर में आयोजित समारोह में 2022-24 सत्र के 99 भारतीय वन सेवा पर्यवेक्षार्थी का और मित्र देश भूटान के 2 प्रशिक्षु अधिकारी पास आउट हुए। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पार्टी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के घोषणा पत्र को हिडन एजेंडा बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हिडन एजेंडे को उजागर किया है। तब से कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है। नरेश बंसल ने पीएम मोदी की बात दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजनकारी रही है और एक वर्ग विशेष को लाभ देने के लिए काम करती है। गरीबों का हक छीनकर एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहती है। कि कांग्रेस का जो 60-70 वर्षों से भारत की संपत्ति को लूटने का एजेंडा रहा और उसको लूट कर इन्होंने अपने घर भरे, देश का विभाजन भी किया। अब फिर कांग्रेस उसी प्रक्रिया पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम देश में संपत्ति का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, समाज में, हमारे देश में, हम यहाँ तक कि जो स्त्री धन है जिसको कानून से भी सुरक्षा है, उसका भी इन्होंने कहा सर्वे कराएंगे। उनके पास कितना धन है और ये तय करेंगे कि कितना रखा जा सकता है। पहले भी जो इनकी 2006 में मनमोहन सिंह जी ने जिस समय कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, उसी समय रंगनाथन मिश्र की रिपोर्ट भी आ रही थी, जिसमें उन्होंने इन्हीं की मंशा के अनुसार रिपोर्ट दी। मतदान के बाद ईवीएम को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिसके चलते जिलाधिकारी सोनिका ने स्ट्रांग रूम का रूटीन निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम की लगातार कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वहीं स्ट्रांग रूम की 3 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद अब उत्तराखंड से कई वरिष्ठ नेता अन्य राज्यों में होने वाली लोकसभा चुनाव के चलते प्रचार प्रसार में शामिल होंगे।
जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में चुनाव के बाद अब अन्य राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए उत्तराखंड भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार की दृष्टि से टीम को भेजा जा रहा है। बता दें कि हिमाचल में 4 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें प्रत्येक विधानसभा सीट पर उत्तराखंड से वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। हमारे राज्य में प्रथम चरण के चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अन्य राज्यों में अन्य चरणों में जो चुनाव होने उसके लिए उत्तराखंड बीजेपी से अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से और चुनाव प्रचार की दृष्टि से एक टीम को भेजा जा रहा है। इसमें हिमाचल में जो 4 सीटें लोकसभा की हैं उसमें प्रत्येक विधानसभा सीट पर हमारे उत्तराखंड से कोई वरिष्ठ नेता वहां पर चुनाव प्रबंधन दृष्टि से और चुनाव प्रचार की दृष्टि से भेजे जा रहे हैं। लगभग 100 लोग हिमाचल और अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार के लिए हमारे राज्य से आने वाले हैं। उत्तराखंड देवताओं और ऋषियों की तप स्थली मानी जाती है। ऐसा एक स्थान है उत्तरकाशी में स्थित कंडार देवता का मंदिर, जहां भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। वरुणावत पर्वत पर बसे संक्राली गांव में पौराणिक भंडाली मेले का समापन है और पारंपरिक लोकगीत एवं लोक नृत्यों की धूम रही। ग्रामीणों ने देव डोलियों के साथ नृत्य कर क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों के सभी रुके काम पूरे हो जाते हैं। कंडार देवता बाड़ाहाट क्षेत्र में न्यायाधीश के तौर पर पूजे जाते हैं। तमाम क्षेत्रवासी जितने भी हमारे यहाँ पे आसपास पूरी बाड़ाहाट पट्टी के जो गांव हैं उसमें सभी लोग आते हैं और दीक्षा ध्यानी जो हमारे गांव की बेटी बारियाँ हैं वो आती हैं और यहाँ पे बढ़िया रासू तांडी लगता है, देवता की डोली चढ़ाई जाती है। उसके बाद भगवान कंडार देवता जो है मेले समापन होने के बाद अपने कोठार में 3 दिन के लिए विश्राम में चले जाते हैं और इसी के बाद यहाँ पे पूरे जो क्षेत्र में हमारे बैसाखी मेले हैं उसका आज यहाँ पे समापन है और आसपास के जितने गांव में भी मेले होते हैं उसका आज अंतिम दिवस यहाँ पे है, जो कि भगवान कंडार देवता के मेले से समापन होता है। भगवान कंडार देवता की जो भंडानी है आज उसका शुभारंभ है, अभी कुछ देर पहले हुआ और आज जो है हमारे आराध्य जो कंडार देवता है वो 3 दिन के लिए जो है अपने विश्राम गृह में जाएंगे और जितने भी आज तक जो बैसाखी के दिन से और आज तक जितने भी मेले हुए उनको जो है आज विश्राम दिया। लोहाघाट ब्लॉक के खतेड़ा में चल रहे सतचूली महोत्सव का मां भगवती और मां महाकाली की भव्य रथ यात्रा निकालने के साथ समापन हो गया है। इसके पहले मंदिर में मुख्य पुजारी दयानंद चिलकोटी ने विशेष पूजा अर्चन किया। भगवती भंडार में सभी देव डांगरों की गद्दी लगाई गई, जहां महिलाओं ने देव डांगरों का सिर पूजा और देव स्तुति की। देवताओं ने अवतरित होकर सभी को आशीर्वाद दिया। देवस्थली खतेड़ा में विभिन्न देव डांगरों को देवताओं के वस्त्र पहनाए गए। देवताओं ने अवतरित होकर धूनी की परिक्रमा की। इसके बाद देवस्थली से मां भगवती की डोला यात्रा शुरू हुई। रथ के मंदिर में पहुंचने पर पूरा मंदिर परिसर मां भगवती और मां काली के जयकारों से गूंज उठा। देवी रथ के मंदिर के 3 परिक्रमा के बाद रथ यात्रा का विसर्जन हुआ। की दिव्य रथ और भव्य विहंगम रथ यात्रा के साथ हमारा 4 दिवसीय सतचूली महोत्सव का आज समापन हुआ। अपराह्न 3 बजे देवस्थली खतेड़ा से रथ यात्रा आरंभ हुई, जो 3 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई को पार करते हुए अभी मंदिर परिसर में पहुंची है। बहुत ही भव्य दिव्य विहंगम रथ यात्रा का दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी आए हुए हैं। सभी रूपों में यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान किया। आज माँ भगवती और माँ महाकाली ने चमर जलाते हुए माँ भगवती और माँ महाकाली यहाँ पर रथ में विराजमान थी। पुनः हम धन्यवाद देते हैं। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के साथ ही उत्तराखंड में सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस बार मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाए, लेकिन विपक्ष की सक्रियता न होने की वजह से मत प्रतिशत घटा है। अपने हैं 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। कई सारे उसके कारण हैं और बहुत कम हुआ ऐसा भी नहीं है, लेकिन कम हुआ है। 4.5% के करीब हमारा उत्तराखंड में कम हुआ है, जो नहीं होना चाहिए थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि लगभग जैसे हमारे प्रयास थे
कि हम 10% मतदान बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ा है। तो मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की निष्क्रियता, हताशा रही है। इसके कारण से वो मतदान प्रतिशत बढ़ने के बजाय गिरा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के एक बार फिर भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं जोरों से चल रही हैं। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने सबसे पहले पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसे समुद्र की मौजें होती हैं और तलछट ज्यादा हो जाता है तो समुद्र उसे बाहर फेंक देता है, इसी तरह कांग्रेस भी एक समुद्र के समान है और इससे भी कुछ तलछट बाहर निकल गए तो इससे कांग्रेस और साफ हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि जो बात कांग्रेस कहती आ रही है वही बात अब भाजपा के लोग भी कहने लगे हैं कि जो बात आज से 4 महीने 5 महीने पहले हम कह रहे थे, अब जो है वो बात भाजपाई भी कहने लग गए हैं। और एक विधायक जो महंत भी हैं, उन्होंने कहा है गंगा होगी मैली, पापियों का पाप धोते धोते कर। तो ये आम भाजपाई की व्यथा है। आज के दिन जो आम भाजपाई है, वो आम भाजपाई ये दूसरे तीसरे चरण के जो मतदान है उनमें जो है स्वयं इन पापियों से भरी हुई भाजपा को दंडित करेगा, कहेगा जब तक सुधरती नहीं, गंगा साफ नहीं होती है, तब तक जो है हम तटस्थ हैं। लोकसभा चुनाव में ग्रामीणों द्वारा कई बूथों में किए गए चुनाव बहिष्कार को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बड़ी बात कही है। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कई बूथों में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इसकी वजह लोकल प्रशासन की एक तरह से पूरी नाकामी है। जनता काफी लंबे समय से प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर उनके पास जा रही है, चाहे वो रोड की मांग को लेकर हो या पानी की या कोई अन्य मांगों को लेकर, लेकिन प्रशासन ने जनता की मांगों को अनदेखा किया है। प्रशासन को जनता की मांगों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिस वजह से लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। देखिए, इसमें ये दो प्रश्न आपके अलग अलग हो गए। पहला प्रश्न जो चुनाव के बहिष्कार का है, चुनाव के बहिष्कार का मुझे लगता है कि लोकल प्रशासन की एक तरफ से पूरी नाकामी, क्योंकि जो लोग सड़क की मांग को लेकर के काफी लंबे समय से प्रशासन से बार बार मिल रहे थे, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने इस विषय को इग्नोर किया, मुझे लगता है कि प्रशासन की लापरवाही पर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो चाहे जिला प्रशासन हो, सरकार को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। लक्सर गर्ग पीजी कॉलेज में उत्तराखंड यूकोस्ट विज्ञान धाम ने नैनो तकनीकी को लेकर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि नैनो तकनीक का इस्तेमाल कर हम लोग उन्नत खेती कर सकते हैं। इस मौके पर वैज्ञानिक अधिकारी मनमोहन रावत ने कहा कि पहले लोगों द्वारा यूरिया खाद का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब नैनो तकनीक से लिक्विड के रूप में वैज्ञानिकों ने तरक्की की है। साथ ही कहा कि नैनो तकनीक के माध्यम से क्षेत्रीय किसान उन्नत खेती कर सकते हैं, जिससे अच्छी पैदावार मिलेगी। गर्ग पीजी कॉलेज में सेमिनार आज शुरू हुआ 2 दिवसीय, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट रहा। उस सब्जेक्ट में नैनो टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज की जो आधारभूत है हमारा, जो आज हम जिस तरह से चल रहे हैं, उसमें एक नैनो की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ हमें सूक्ष्म करनी है और उसको बड़ा करके दिखाना है। जैसे कि आप अभी रोबोट से हम डॉक्टरों का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बड़ा किसी का ऑपरेशन करना होता तो पूरा उसका शरीर चीर-फाड़ करना पड़ता था, पर आप एक दूरबीन के द्वारा उसके द्वारा ऑपरेशन कर रहे हैं, कि चाहे वो पथरी का हो चाहे कुछ है। तो ये सब चीज़ जो है नैनो जो टेक्नोलॉजी को हम विकसित कर रहे हैं, इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। बट नैनो टेक्नोलॉजी में आज चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाइए, बायोलॉजी में जाइए, केमिस्ट्री में जाइए, कंप्यूटर साइंस में जाइए, हर कहीं क्योंकि नैनो मटेरियल का यूज हो रहा है। और नैनो मटेरियल जो है आज के साइंस के एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में या कंप्यूटर के एडवांसमेंट में हर जगह नैनो मेडिसिन बन रहे हैं, नैनो ट्यूब्स बन रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं। दे आर यूज इन द ट्रेसर टेक्नोलॉजी, थेरेपी, मेडिकल साइंसेस, सभी जगह यूज हो रहे हैं। तो इससे इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि राष्ट्रीय सेमिनारों और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से इसको और पॉपुलराइज करा जाए,
तो हर वर्ग का आदमी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। 2 दिवसीय नैनो टेक्नोलॉजी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भविष्य में जो सेमीकंडक्टर के निर्माण, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों में जो नैनो टेक्नोलॉजी की भविष्य की संभावनाएं हैं उन पर दृष्टिपात किया जाएगा और सुधी वक्ताओं और विद्वानों के द्वारा इस पर प्रकाश डाला जाएगा। इस आयोजन से इस क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को आगे आने का न केवल एक मंच मिलेगा बल्कि उनको नए विचारों से अवगत होने का और इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे ले जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। भविष्य में विकास की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इसके लिए आयोजक मंडल को और प्रतिभागियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मुनिकीरेती के ढालवाला क्षेत्र के सरकंडा देवी डोली दरबार की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सुरकंडा देवी के उपासक अजय विचलवान ने किया। स्वास्थ्य जांच शिविर में 250 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद निःशुल्क दवाइयां लेकर लाभ उठाया। निःशुल्क शिविर में सैकड़ों लोग अपने स्वास्थ्य की जांच और निःशुल्क दवाइयां लेने के लिए पहुंचे। देहरादून से अलग अलग बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरकंडा देवी डोली दरबार में मरीजों के स्वास्थ्य जांच के लिए आए। अजय विजलवान ने बताया कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ विकास और इसके साथ ही दंत रोग विशेषज्ञ सोनिया भंडारी, जनरल सर्जरी डॉक्टर आकांक्षा भंडारी, पंचकर्म एक्सपर्ट डॉक्टर शशि जोशी ने अपनी सेवाएं दी हैं। 7 डॉक्टरों की जो है आज यहाँ पर उपस्थिति हुई और उनके द्वारा जो है 250-300 लोगों को जो है आज यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था मिली और व्यवस्था के बाद उनका उपचार हुआ। तो यह बड़ा ही हर्ष का विषय हमारे लिए है, क्योंकि यह जो सेवा करने का भाव आज हनुमान जन्मोत्सव में हमें करने को मिला, क्योंकि वो भी राम सेवक थे और हम भी प्रभु के सेवक हैं और वो सेवकाई करने का अवसर जो आज मिला तो उससे जो है मन बड़ा ही प्रसन्न है। चलिए तो रुक करते हैं अगली खबर, जहां आपको बता दें कि देहरादून में नगर निगम ने संपत्ति कर जमा न करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया है। आईटी पार्क स्थित 21 कंपनियों को कर भुगतान के नोटिस भेजे गए हैं। इन कंपनियों पर करीब 7 करोड़ रुपए का बकाया है। कर अधीक्षक नगर निगम पूनम रावत ने बताया कि 21 कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं और नगर आयुक्त के आदेशों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि लगातार जो कंपनियां हैं वो कर जमा नहीं कर रही और जिसके चलते आपको बता दें कि नगर निगम ने संपत्ति कर जमा न करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया है। तो आईटी पार्क स्थित 21 कंपनियों को कर भुगतान के नोटिस भेजे गए हैं। इन कंपनियों पर करीब 7 करोड़ रुपए का बकाया है। तो कर अधीक्षक नगर निगम पूनम रावत ने बताया कि 21 कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं और नगर आयुक्त के आदेशों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ से पिछली बार भी उनको डिमांड नोटिस गया था 21 कंपनियों को, सिडको की जो भी कंपनियाँ हैं, लेकिन उनका कहना था कि वो लोग सिडको को मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, नगर निगम को टैक्स नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। उसमें हम लोग ने पिछली बार भी उनको डिमांड नोटिस भेजे थे, इस बार भी हम लोग उनको बिल भेज चुके हैं। करीब 8 से 9 करोड़ रुपए उनके ऊपर बकाया चल रहा है अभी तक। जैसे भी इस बार हमारे द्वारा उनको बिल भेजे गए हैं, जैसे भी अगली कार्रवाई की जाएगी, नगर आयुक्त महोदय द्वारा जो भी आदेश हमें दिए जाएंगे उस तरह की हमें कार्रवाई की जाएगी। खबर प्रदेश के लक्सर से है, जहां टायर फैक्ट्री की पिछले 12 साल से लंबित 133 केवी की विद्युत लाइन पर पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है। बता दें कि टायर फैक्ट्री को गनोली बिजली घर से फैक्ट्री तक 132 केवी की लाइन लानी थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते लगभग 12 सालों से ये काम लटका हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पहुंचकर लाइन खींचने का काम शुरू किया। इस दौरान ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठा हो गए और लाइन खींचे जाने का विरोध करने लगे, लेकिन भारी पुलिस बल मौके पर तैनात होने की वजह से ग्रामीण वापस लौट गए। बता दें कि एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि जिन किसानों के खेतों से लाइन खींची जा रही है उनको मुआवजा दिया जाएगा। पुराना मामला था और इसमें चूँकि मुझे भी अभी 9 ही महीने यहाँ पे लगभग हुए हैं, तो मेरे द्वारा भी कई दौर की वार्ताएं की गई, कई बार हमारी गांव वालों के साथ बैठक हुई
लेकिन चूँकि पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई और लोगों ने माननीय न्यायालय में भी इसको लेकर रुख किया, लेकिन फाइनली फिर जो मूल खातेदार थे उनके साथ हमारी सहमति बनी और आज हम कल से हमने मौके पे काम भी शुरू कर दिया था और हमारा 95% के आसपास काम हो चुका है और 1.5 घंटे में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। डोईवाला के भानीवाला स्थित दून पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय बालक और बालिका जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। स्कूल की डायरेक्टर सरोजनी रतूड़ी ने प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसमें जिले की लगभग 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला ने विजेता उप विजेता टीमों को पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपी रतूड़ी ने कहा कि जिस तरह से आज का युवा नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, उनमें खेलों के प्रति रुचि जागृत करके नशे से दूर रखा जा सकता है। शरीर को फिट रखने के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। तो क्यों ना खिलाड़ी खेल के तरफ जाएं, वो नशा जोड़ें, ना कि ये नशा शरीर को खराब करेगा। सभी जानते हैं अगर आदमी कोई बच्चा लालकुआ में विशालकाय भालू की दस्तक से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। देर रात जंगल से निकलकर भालू 25 एकड़ झोपड़पट्टी कॉलोनी के रास्ते इंडियन ऑयल लिंक रोड से होता हुआ स्लीपर फैक्ट्री में घुस गया, जहां भालू को देखकर वहां काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। इस दौरान राहगीरों ने दूर से उसकी वीडियो बनाई और लोग घबरा गए। इसके बाद भालू रेलवे स्लीपरों के बीच से छुपता हुआ फैक्ट्री से बाहर निकल गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीओ वन क्षेत्राधिकारी गुला सहित भारी संख्या में वनकर्मी और रेस्क्यू टीम के सदस्य भालू को ट्रैकुलाइज करने के लिए जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने भालू को रेस्क्यू कर पकड़ लिया। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड में 55.89% वोटिंग हुई। वोटिंग का यह आंकड़ा पिछली बार की तुलना में काफी कम रहा। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग परसेंटेज का कारण चुनाव बहिष्कार माना जा रहा है। कई जिलों के गांव में मूलभूत सुविधाओं विकास कार्यों की मांग पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार किया, जिसके चलते उत्तराखंड में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मत प्रतिशत घटना चिंता का विषय है और जिन जगहों पर चुनाव बहिष्कार किया गया है उसकी जांच कराई जाएगी और इस मामले में सीएम धामी ने चुनाव बहिष्कार करने वाले गांव की समस्याओं की रिपोर्ट शासन से मांगी है। परसेंटेज गिरना वास्तव में सबके लिए एक चिंता का विषय है और मैंने जब इसका एनालिसिस किया है, जो असेसमेंट किया, ऐसा नहीं पोलिंग परसेंटेज अभी गिरा है। आप 2014 के बाद से अब तक लगातार आप देखेंगे तो हर बार गिरता जा रहा है और ये भी तब है कि जब निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग ने लगातार पोलिंग परसेंटेज 75% करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम तक चलाया। वोट डालना अनिवार्य होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र के लिए। वही इस देश की सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जो लोकतंत्र में सरकार बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हों। मेरा ये कहना है, सरकार किसी के बने वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सरकार बनाने में उनकी भूमिका होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, तभी उनका पूरा अधिकार इस देश के संसाधनों पर सिद्ध हो सकता है। ऐसा एक मानस बनाने की आवश्यकता है, ऐसे कुछ कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है, तभी पोलिंग परसेंटेज हम बढ़ा पाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।